अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। तहरीक इंसाफ की सियासत बज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने या ना करने के गिर्द घूम रही है। तहरीक इंसाफ अब तक अपनी सियासी हिकमत अमली को वाज़ेह नहीं कर पा रही और यही बात पीटीआई के लिए सियासी नुकसान का बाइस बन रही है। तहरीक इंसाफ कभी ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाकर हुकूमत के लिए आजमाइश खड़ी करना चाहती है और साथ ही वो इस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है। अब तहरीक इंसाफ के इसी सियासी तर्ज अमल की वजह से ऑपोजिशन इत्तेहाद भी खटाई का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब अपने एक बयान में ये दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम मजबूत ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाकर नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आज ही वज़ीर आला के पी के अल यमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के इम्कानात को रद्द नहीं किया, बल्कि वो कह रहे हैं कि जब इदारों से कोई बातचीत होगी सामने रखी जाएगी। अब उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर के बयानात में वाज़ेह तज़ाद नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए JUIF तहरीक इंसाफ से फासले बढ़ा रही है। ऐसे में उमर अयूब का ये दावा कि वो मजबूत अपोजिशन अलायंस के जरिए नए इलेक्शंस का मुतालबा करेंगे बज़ाहिर दुरुस्त होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा तसलसल के साथ कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के बाद इसके साथ नहीं चल सकते। कामरान मुर्तज़ा का अपने ताज़ा बयान में कहना है कि पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती का इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के एतराफ़ के बाद PTI के साथ चलना मुमकिन नहीं रहा। और आज मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि ऑपोजिशन का अभी तक बाज़ाब्ता इत्तेहाद मौजूद नहीं है। ऑपोजिशन के बाकायदा इत्तेहाद पर मजलिस उमूमी आमादा नहीं, यानी ऑपोजिशन इत्तेहाद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। जमीयत उलमा इस्लाम फे की तहरीक इंसाफ से नाराज़गी के बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा दिखाई दे रही है। ऐसे में PTI बज़ाहिर इस पोजीशन में दिखाई नहीं देती कि वो मजबूत इत्तेहाद और ऑपोजिशन के जरिए इतनी मौसर तहरीक चलाए कि हुकूमत नए इलेक्शंस कराने पर मजबूर हो जाए। एक वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि बानी PTI की क़यादत में तहरीक इंसाफ तमाम नाराज़ जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हुकूमत के खिलाफ भरपूर सियासी दबाव डालने में कामयाब हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि तर्ज़ हुक्मरानी, इलेक्शंस की शफाफियत और अदालती फैसलों पर अदम एतमाद जैसे अवामिल पर तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातें किसी न किसी सतह पर मुत्तफ़िक हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही अपोजिशन जमातों में अमली तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो वैसे वैसे सियासी नज़रियात, माजी की तलखियाँ और ज़ाती मफादात आड़े आने लगे। यही वजह है कि JUIF का इस वक्त बानी PTI और उनकी जमात के साथ खड़ा होना सियासी लिहाज से दुश्वार समझा जा रहा है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि वो जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर छोटे ग्रुप्स को साथ मिलाकर किसी हद तक तवाज़ुन पैदा करे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि अवामी सतह पर मौलाना फजल रहमान की जमात का जो असर व रसूख है वो दीगर जमातों के साथ मिलकर भी मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं हो सकता। यही वजह है कि तज्ज़ियाकार अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई ग्रैंड अलायंस बनाने में संजीदा थी या ये सिर्फ एक सियासी चाल थी ताकि रियासती इदारों को ये पैगाम दिया जा सके कि अपोजिशन मुत्तहद है। अब मुल्क की सियासत में जो सियासी बयानिया तश्कील पा रहा है इसमें ग्रैंड अलायंस की अदम मौजूदगी वाज़ेह हो रही है। अपोजिशन जमातें बज़ाहिर एक जैसे मसाइल का सामना कर रही हैं, लेकिन इनके अंदरूनी इख्तलाफात, ज़ाती मफादात और क़यादत के दरमियान एतमाद का फुक़दान एक मुत्तहिद लाएअमल को जन्म देने में बड़ी रुकावट भी बन रहा है। इस वक्त फैसल चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के। फैसल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फैसल चौधरी साहब, अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसूली मौक़िफ़ क्या है। क्या इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना उसूली मौक़िफ़ है या फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात तर्क करना और मज़ाहमाना रविश इख्तियार करना प्रिंसिपल स्टांस है? देखिए, सियासी जमात तो कभी भी बातचीत से इनकार नहीं करती। बातचीत के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो या सियासी जमातें हो। लेकिन उन ज़ाहिर बातचीत का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, कोई ना कोई एजेंडा होता है। इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए तो बातचीत करने को तैयार हैं। उनके मुकदमात, उनकी आज़ादी और उनकी बेगम के मुकदमात इन मुज़ाकरात का हिस्सा कभी थे, ना वो बनाना चाहते हैं, ना ही ये हमारा मतवा नज़र है। तहरीक इंसाफ का हमेशा से बड़ा क्लियर स्टांस है। हम इलेक्शन चोरी के मामले के ऊपर हमने अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश की। JUI का एक अपना फैसला है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। वो एक सियासी जमात है, उनको पूरा हक है कि वो अपना जो है वो प्रोग्राम अलहदा से भी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्शन चोरी का जो है, मैंडेट चोरी का, उस पर उनका और हमारा जो एक बात है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के करीब थी। फ्यूचर में भी अगर वो अपना लाएअमल इख्तियार करते हैं, PTI जो है अपना लाएअमल इख्तियार करेगी। PTI किसी सूरत भी जो है वो जूनियर पार्टनर नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी जमात को इतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया गया और अवाम ने जो है
8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सियासी मैच का फातेह करार दिया। लेकिन सर इसके बावजूद लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी तहरीक इंसाफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के बगैर शायद कोई इफेक्टिव मास मोबिलाइजेशन नहीं कर सकती। उमर अयूब साहब आज कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं होगी, अब एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते तर्क करके ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाएंगे और फिर दबाव डालेंगे नए इंतखाबात के लिए। दूसरी तरफ गंडापुर साहब कहते हैं कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी और जब बात होगी तो हम पब्लिक डोमेन में लाएंगे। तो ये एक तजाद तो मौजूद है। एक रहनुमा आता है वो कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत बिल्कुल नहीं होगी, हमारा रास्ता ये है। दूसरा आता है वो उसको बिल्कुल उसके 180 डिग्री पर स्टेटमेंट दे रहा होता है। तो ये कंफ्यूजन तो विद इन द पीटीआई मौजूद है सर। नहीं, कंफ्यूजन नहीं होती, हमेशा से स्ट्रेटजीज इसी तरह रखी जाती हैं। एक बातचीत के लिए भी होते हैं और कोई एक मुज़ामती जो है, मुज़ामत भी एक स्ट्रेटजी है और बातचीत भी एक स्ट्रेटजी, मुफाहमत भी एक स्ट्रेटजी है। तो इसमें कोई 180 डिग्री की बात नहीं है। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में हमेशा जो है दो ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी अपनी राय रखते हैं और अपनी अपनी कोशिश भी करते हैं। स्वाति साहब ने भी अपनी कोशिश करने का अंदिया दिया। इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से साथ बातचीत का किसी को कोई मैंडेट नहीं दिया। वो उसकी 16 अप्रैल की जो ट्वीट है वो बड़ी क्लियर है और उसमें उन्होंने बिल्कुल ये बात वाज़ेह की कि उन्होंने किसी को ये मैंडेट नहीं दिया था। स्वाति साहब या अली मीर साहब ने खुद अपने तौर पे कहा कि हम बात करना चाहते हैं तो बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है वो करना बात के लिए। लेकिन फैसल जॉय साहब, ये दो बयानिए इकट्ठे पैरेलल चलते हुए नजर नहीं आ रहे ना। अब देखिए, आप ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत चलते हैं तारिक, ये हमेशा चलते हैं। देखिए, आप कभी भी ये ऐसी बात नहीं होती। अगर आपको मैं रिसेंट वोट को इज्जत दो के नारे से भागने वालों ने कहा था कि मुज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी जी, तो फिर ये दोनों साथ साथ चल रहे थे ना। तो गुजारिश ये है कि ये चीजें जो है पॉलिटिकली, जो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग जो हैं उनको ये पता सर, आई एग्री विद दैट सर। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उस वक्त पावर टॉक्स टू पावर का जो कुलिया है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जलसे कर रही थी, वो एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रही थी और जारहाना हिकमत अमली थी, एक मज़ाहमाना सियासी रविश थी। दूसरी तरफ बैकडोर पे कहीं ना कहीं बातचीत हो भी रही थी। लेकिन यहाँ पर कोई मज़ाहमाना ना तो सियासी रविश नज़र आ रही है, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ना मास मोबिलाइजेशन, ना उस तरह के इफेक्टिव जलसे नज़र आ रहे हैं कि हम ये समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी कुलिये पे अमल कर रही है कि मज़ाहमत करके मुफाहमत कर लेंगे। वो फारसी का एक शेर है, मैं आपकी नजर करता हूँ और फिर उसका तर्जुमा भी आपको बताता हूँ कि गुमा मबर बकार बपार सीदकार मुगा साकी हजार बादा न खुर्दा दरगे ताकस्त। आप हम ये ना सोचें कि हमारे पास और कार्ड्स नहीं है। अभी बाग में अंगूर के बहुत सारे ऐसे कुछ हैं जिनको हाथ नहीं लगाया गया। तो पॉलिटिशियंस के पास हमेशा नई स्ट्रेटजीज होती हैं। एवरी डे न्यू डे। हम जो है अगर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पे जेयूआई रहता हुई तो उसका नुकसान जेयूआई को भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर कोई इफेक्टिव तहरीक नहीं चल सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी सबसे पॉपुलर जमात है, सबसे बड़ी जमात है और पाकिस्तान के तूल अर्ज में जो फेडरेशन की एक पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के बगैर कोई भी अगर कहे कि वो एक इफेक्टिवली तहरीक चला के अपना मतमा नजर हासिल करेंगे या भरपूर मुखालफत किसी हुकूमत की या स्टेटस को की कर सकेंगे, तो ये भी एक खाम ख्याली होगी। इसके लिए जल्दी जो है वो दोस्तों का एहसास हो जाएगा और ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसमें कोई लथार्जी जो है शायद तहरीक इंसाफ की हमारी तरफ से भी हुई है। हमारी लीडरशिप को एक्टिव होना चाहिए था और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था क्योंकि हमारी ज़रूरत थी। लेकिन बाज़ लोगों की जो सियासी नापुख्तगी है उसका इमरान खान साहब की ज़ात को नुकसान पहुँचा भी है और पहुँचेगा भी। लेकिन क्योंकि जो हमारा लीडर है, हमारा कायद है इमरान खान, वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है, पुरज़म है और वो बिल्कुल हालात से घबराते नहीं हैं। वो बिल्कुल इनके अंदर भी सबसे तगड़े हैं। तो एक जो हमारी कुव्वत है अवाम और इमरान खान, वो बिल्कुल जिस कहते हैं कि वो हमारे पास अवेलेबल भी है और मजबूत बुनियादों पे हैं और बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो वक्त आने पे हमारा ऑप्शन यूज़ करेंगे। एहतजाज भी हम करेंगे और एहतजाज करके भी आपको दिखा देंगे। ये बात कहना कि लेकिन साहब अपने तौर पे एहतजाज नहीं कर सकती। 26 नवंबर को भी हमने बता दिया कि राष्ट्रीय जबर फसलियत के बावजूद हम जो है मोबिलाइजेशन करने की एक कुव्वत भी रखते हैं और हम उसका एक तरीक़ाकार भी जानते हैं। वक्त आने पे आपको सब चीजें सामने नजर तो फैसल चॉइस साहब, स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे देने का एक ऑप्शन सामने आया, फिर क्या असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऑप्शन भी मौजूद है? देखिए, ये वक्त और हालात के साथ फैसला होता है। अभी तक तो ऐसा कोई फैसला है नहीं है।
और गुफ्तगू जो है तजवीज़ आती रहती है, तजवीज़ को किस वक़्त अमली जामा पहुँचाना है, क्या उसका कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, ये तो फिर पार्टी डेलिब्रेशन करेगी और वो ही फ़ैसला करेंगे कि क्या ये होना है या नहीं होना है। सर, एक आम तासुर है कि बानी पीटीआई से क्योंकि मुलाकातों पर पाबंदी है, इसलिए जो बानी पीटीआई का अपना स्टांस है वो बाहर नहीं आ पा रहा। जो लोग मुलाकात के लिए जाते हैं वो अपना स्टांस या मिलावट भरा स्टांस सामने रखते हैं। वो एग्जैक्टली बानी पीटीआई क्या सोच रहे हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो पब्लिक डोमेन में आ नहीं पा रही। क्या ये तासुर दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत तासुर है और ये तासुर जो है जस्ट वो लोग फैला रहे हैं जो कि असल मुद्दे से यानी इमरान खान साहब की रहाई से या इमरान खान साहब के नैरेटिव को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल रत्ती भर भी सदाकत नहीं है। पहले बहनें जो हैं वो भी आती थी, हम भी लेके आते थे। जो इमरान खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब से एक बंदे की मुलाकात होती नहीं, 6 बंदों की मुलाकात होती है, 5 एक से ज़्यादा लोगों की मुलाकात होती है। ज़्यादा सब लोग जो हैं वो एक आके बात करते हैं और वो बात बाहर पहुंचती है। जो वो अंदर बात करते हैं वो मनोवन बयान की जाती है। ये जो फ्रस्ट्रेशन जो जो उनके बयानियों को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश है उस पे ये बयान किए जाते हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन जानबूझ के क्रिएट की जाती है ताकि इमरान खान साहब के नैरेटिव बयानी पे बात हो सके। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सर, ये कोई और नहीं कर रहा, बाहर बैठा हुआ शख्स ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, ये पार्टी के अपने लोग कर रहे हैं। अब 2 रोज पहले हामिद खान साहब हमारे शो में थे, वो ये कहते हैं कि जो मिल के आते हैं असल में वो भी इस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पे जाते हैं और वो भी पीटीआई के अपने अंदर बैठे हुए हैं। नहीं तो जब अटॉर्नी जनरल बना था तब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंगें करते हुए शर्म नहीं आती दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते। ये आमिर खान कह रहा था। जी जी, मैं हामिद खान साहब की बात कर रहा हूँ सर, ये 2 रोज पहले की बात है। हाँ तो वो खुद ही जो है जब उस वक्त खालिद मकबूल को इंटरव्यू दे रहा था अटॉर्नी जनरल बनने का, तब ये क्या नहीं आया। तो अब आपके ख्याल में उनका ये तासुर गलत है या वो गलत सोच रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है विद इन द पीटीआई? नहीं, वो हमेशा गलत सोचते हैं और वो तकरीर करते। वो अपना तामीरी काम कभी जिंदगी में उसके नसीब में नहीं है। फैसल चौधरी साहब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पायनियर मेंबर्स में से हैं। अब ज़ाहिर है इसके ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं बेहतर तौर पे, लेकिन ये इससे तासुर तो मिलता है कि विद इन द पीटीआई एक डिवाइड मौजूद है, खलीज है वाज़ेह तौर पर। नहीं, वो उसको मैटर ही नहीं करता। तो सर जो मैटर करते हैं क्या उनकी एक्सेस है इस वक्त बानी पीटीआई तक? बहुत सारों की है और बहुत सारों की नहीं है। अब यही प्रॉब्लम है ना, जिनकी नहीं है वो फिर फिंगर पॉइंटिंग करते हैं उन लोगों पर जिनकी एक्सेस है। बस वो इसका नुकसान वो अंदाजा नहीं ना लगा रहे कि इमरान खान की जात को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो इसका ये काम करके। क्योंकि नापुख्तगी है, मैंने आगे पहले कहा कि सियासी नापुख्तगी का और सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की जो कैद है उसकी की कीमत पे है। खुद तो कभी कोई जेल गया नहीं। इमरान खान साहब को जेल में रख के सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट गेम करें, यहाँ तो सारे जेल जाएं, कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अमली कदम भी उठाए। तो महज बयानात की हद तक रहना जो है वो बात तो कोई नहीं है। ये कौन गया है, हामिद खान हो गया या ये जनरल सेक्रेटरी हो गया, ये कौन, ये जाते हैं वहाँ पे। ये सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि इमरान खान साहब ने मना किया है और बाकी इनसे मायूस है कारकुन भी। और जो लीडरशिप जो कि वीडियो कॉल के ऊपर आती है, जब भी 4 अक्टूबर को भी ये नहीं आया, भाग गई है। ये जो सारे अजीब मामला है, साहिल जेल में और वकला सारे पार्लियामेंट में या पार्टी के ओहदों पे, यानी इमरान खान साहब की राय के लिए कौन सा संजीदा लाएमल इन्होंने आज तक दिया। सर, चंद रोज़ पहले खबर सामने आई कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनकी कोर कमेटी इजलास में शिरकत पे बैन लगा देना चाहिए बानी पीटीआई से मंसूब करके कि उनको नहीं होना चाहिए कोर कमेटी इजलास में, जिससे ये तासुर मिला कि शायद सोशल मीडिया पे जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं या वो हार्ड लाइनर है उनको ज़रा थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस किया जा रहा है, इसलिए ताकि अगर कहीं मुफाहमत का रास्ता बन रहा है तो वो रास्ता बेहतर किया जा सके। क्या ये बिल्कुल ऐसी बात है कि सोशल मीडिया के लोग क्योंकि हार्ड लाइनर हैं और वो प्रोपेगेंडा करते हैं या नैरेटिव बिल्डिंग ऐसी होती है जो शायद एस्टैब्लिशमेंट को भाती नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा सा डिस्टेंस किया जा रहा है ताकि नेगोशिएशंस या कोई डायलॉग का जो रास्ता है वो निकाला जा सके? नहीं, ये जेआईटी की पेशियों का नतीजा है। डर जाते हैं और जब एक दफा पेशी होती है तो ये सोशल मीडिया से डिस्कस कर रहे थे। सोशल मीडिया हमारी ताकत है, इमरान खान की ताकत है, इमरान खान का पैगाम है। हमने इलेक्शन सोशल मीडिया की कुव्वत पे जीता है, हमारा नैरेटिव सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है और सोशल मीडिया पीटीआई का एक लाजमो मलजूम हिस्सा है। उसको इग्नोर करने वाले लीडर जो हैं वो बिल्कुल गलत सोच के हामी हैं और गलत कर रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया बिल्कुल, हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं
बिल्कुल ज़िम्मेदार लोग हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कोई अगर उठा के, जैसे गवर्नमेंट का एक काम है कि वो 15-20 हज़ार अकाउंट नाम लगा देते हैं और कब जब उनसे पूछें तो 20 अकाउंट का भी नाम नहीं पता। हमारे ऑफिशियल अकाउंट और सोशल मीडिया टीम जो है ज़िम्मेदार है। बाकी राय का इज़हार जो है वो करते रहते हैं। राय बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है, या इदारों को पसंद नहीं आती है, तो फिर ज़रा उस पे इंट्रोस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत है। वहाँ से जो ये जो राय है, ये रिएक्शन है, ये रद्द-ए-अमल है, ये अमल नहीं है। तो जो इस वक़्त मुल्क में हो रहा है, पीटीआई को क्रश करने के लिए पूरे निज़ाम को दबरदूस कर दिया गया है, बिल्कुल ज़मीन-बोस कर दिया गया है। ना पाकिस्तान में अदलिया को रहने दिया गया है, ना तो पुलिस, ना एफआईए, जितने भी इदारे हैं उनको सबको काबू कर लिया गया है सिर्फ़ पीटीआई को क्रश करने के लिए। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमारा सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी दे रहा है और बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। बाकी इल्ज़ामात हैं, वो इल्ज़ामात लगते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी लीडर पीटीआई के सोशल मीडिया को डिसओन करेगा, उसको उसकी पीटीआई में जगह नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारत के प्रोपेगेंडे की बात करेंगे। मुबैना तौर पर ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिस पर ढंडोरा पीटा जा रहा है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है, इस पर कुछ बात की बात हमारे साथ हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की एक लंबी तारीख है, लेकिन हर बार जब भारत में कोई वाक़या रूनुमा होता है, चाहे वो दहशतगर्द हमला हो, सिक्योरिटी में खलल हो, भारतीय हुकूमत को अवामी नाराज़गी का सामना हो, तो शरंगेज़ भारत फौरी तौर पर पाकिस्तान पर कोई ना कोई इल्ज़ाम आयद कर देता है। जैसा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के सर डालने की नाकाम कोशिश की है। दरहकीकत जब भी भारत के अंदर सियासी हालात ख़राब होते हैं, महंगाई बढ़ती है या आवाम किसी मसले पर सरापा एहतजाज होते हैं, तो भारतीय हुकूमत को एक ऐसा मौजू दरकार होता है जो जज्बात भड़का सके और आवाम की तवज्जो इन मसाइल से हटाई जा सके। ऐसे में वहाँ की सरकार पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का मंजन फ़रोख्त करने की कोशिश करती है। भारतीय मीडिया भी इस खेल का बाकायदा हिस्सा होता है। अब तारीख देखें तो भारत ने कई बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लिया है, चाहे वो पुलवामा हो या उड़ी हमला हो या फिर मुंबई हमले हों। हर वाक़े के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया और बाद में इन्हीं वाक़यात पर ख़ुद भारतीय सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों और रिटायर्ड अफसरान ने सवालात भी उठाए। और अब एक बार फिर भारत मकबूजा कश्मीर के सियाती मकाम पहलगाम में सयाहों पर हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, जिसमें नामालूम अफराद की फायरिंग से 26 सयाह जाँ बहक होने की खबर रिपोर्ट हुई है। लेकिन जवाब में पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। दिफाई तज्ज़ियाकार और सियासी क़यादत भारत झूठ पर से पर्दा उठा रहे हैं। सबसे पहले सियासी लीडर्स इस हवाले से क्या गुफ्तगू करते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अब भारत के इस झूठ पर मबनी बयानिए पर दिफाई तज्ज़ियाकार क्या राय रखते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। अब भारत का पहलगाम वाक़े का झूठ भी बेनकाब हुआ है। जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स ये दावा कर रहा है कि यह हमला 3 बजे हुआ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद, यानी 3:05 पर भारत की बदनामी ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान मुखालिफ पोस्ट करना शुरू कर दी। ये तेज़ रफ्तारी जाहिर करती है कि या तो सब कुछ पहले से तयशुदा था या फिर रद्द-ए-अमल जज्बाती नहीं बल्कि मनसूबाबंदी पर मबनी था। सिर्फ यही नहीं, हमले के सिर्फ 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स की बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई। सैकड़ों अकाउंट से यकसा मवाद, यकसा हैशटैग्स और यकसा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पहले 15 मिनट में कम से कम 500 भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक ही नौयत की ट्वीट्स की, जो ये जाहिर कर रहा है कि भारत ने सोचे समझे मंसूबे के तहत स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाई। यहाँ तक कि हमले के 3 घंटों के अंदर अंदर जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। इन रिपोर्ट्स को तेजी से आरएसएस और बीजेपी से मुंसलिक ट्रोल नेटवर्क ने रीट्वीट करना शुरू किया और इन जाली रीट्वीट्स के साथ एक फोटोशॉप शुदा तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें एक औरत को जख्मी दिखाया गया था, लेकिन तस्वीर में खून का एक कतरा तक नजर नहीं आ रहा था। भारतीय मीडिया ने इस्तेमाल करते हुए जज्बाती बयानियां बनाया और लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि पहलगाम जैसे महफूज इलाके में, जो एलओसी से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है, जहां भारत ने 9 लाख फौज तैनात कर रखी है, वहां हमला कैसे मुमकिन हुआ? अगर इतनी बड़ी फोर्स होने के बावजूद भारत अपनी सरजमीन पर हमले रोकने में नाकाम है, तो ये सिक्योरिटी की नाकामी है या कुछ और? यानी ये वाज़ेह हो रहा है कि भारत ने जानते बूझते हुए पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की नाकाम कोशिश की और इस बात की तस्दीक भारत के अंदर से भी हो रही है। सिख फॉर जस्टिस के जो गुरपौन सिंह ने पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी सरकार और भारतीय एजेंसियों को ठहरा दिया और सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा का कहना है कि वो मोदी हुकूमत और भारतीय एजेंसीज की मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पहलगाम में हिंदुओं का कत्लेआम भारतीय एजेंसी रॉ ऑपरेशन था। पहलगाम वाक़े का बाकायदा
जो फ़ायदा है वो नरेंद्र मोदी को हुआ है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी भारतीय एजेंसीज का मुमकिन झूठा ऑपरेशन है और अब इसी तरह भारतीय झूठ की एक और गवाही श्रीनगर की रिहायशी ने दी है। वो भारत की झूठ पर क्या सवाल उठा रहे हैं उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो ऑपरेशन जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, नौयत के एतबार से क्या आपको ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लगता है? इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप देखें कि जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू कराया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एग्री करता हूँ मैं आपसे। ये जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस ऑपरेशन से लेकर अभी तक तकरीबन 30 घंटे हो गए, 30 आवर्स। एक भी इंडियन गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या उनकी पुलिस या फौज की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ग्लोबल रिएक्शन लेना चाहते हैं, ग्लोबल सिंपैथी लेना चाहते हैं, वो ये इंप्रेशन जनरेट करना चाहते हैं कि किस तरह जो है वो इंडिया को एज ए विक्टिम जो है वो पेश कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी आज कंसर्न शो किया है और ये मैं समझता हूं कि कोई भी दहशतगर्दी का वाकया उसे कंडेम करना चाहिए और अनआर्म्ड सिविलियंस पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप देखें, इंडिया इससे जो नैरेटिव बना रहा है, बात कर रहा है कि जी इंडिया तो जी वेस्टर्न वर्ल्ड का एलाय है और वेस्टर्न वर्ल्ड के एलाय के साथ इस तरह हो रहा है। अब ये जो चीजें हैं, एक तरफ ये नैरेटिव है और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर एक और बात भी की जा रही है कि कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस जो आप भी दिखा रहे थे। इंडिया ने अपनी फौज को कश्मीर से मूव किया है चाइना के बॉर्डर की तरफ, तो वो कहते हैं कि जी ये हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो अंदर भी एक लड़ाई फौज के अंदर चल रही है कि हमारे पास रिसोर्सेज शायद नहीं है, हालांकि रिसोर्सेज तो उनके पास बहुत हैं। सो बहुत सारे लोगों का ये, तो कश्मीरियों से आप पूछें जिनकी आवाज को नेशनल मीडिया में दबा दिया जाता है, कश्मीरियों को वो टाइम नहीं दिया जाता, वो एक ही बात कर रहे हैं कि खुद तो इनके पास बहुत सिक्योरिटी है, हमें देने के लिए सिक्योरिटी कोई नहीं है। सो मुझे ये लगता है कि कश्मीर ये कह रहा है, कश्मीरी ये कह रहे हैं ये फॉल्स फ्लैग है, कश्मीरी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है और बाकी इंडिया के अंदर एक दूसरी अप्रोच है। सो दो जावियों के साथ इसको देखा जा रहा है। एक इंडिया का हिस्सा इसको फॉल्स फ्लैग कह रहा है और दूसरे इंडिया का हिस्सा उसको ये कह रहा है कि ये वाकई जेन्युइन जो है वो हमला हुआ है। अब साइलेंस जो है पिछले 30 घंटों से, क्योंकि हुकूमत का कोई बंदा बयान नहीं दे रहा, कोई अदारा बयान नहीं दे रहा, ये थोड़ा ही होता है कि हुकूमत है उसको पता ना हो क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये वाकया जिस वक्त हुआ है, ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब जेडी वैंस गैर मुल्की शख्सियत भारत में है, ऐसे मौके पर हुआ है और फिर होने के फ़ौरन बाद जो हमने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखा है, सीक्वेंस ऑफ पोस्ट देखी है, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें देखी हैं, उसको फौरी तौर पर पाकिस्तान से मंसूब कर दिया गया। दोनों सूरतों में ये इंटेलिजेंस फेलियर हो या फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, वक्त कितना क्रूशल है जिस वक्त ये हुआ है? ये ऑब्वियसली वक्त तो बड़ा अहम है। उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी खुद सऊदी अरब में मौजूद थे और फिर अगर आप ये देखें कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद थे, तो इसको वो एक जैसे कहते हैं ना ग्लोबल हाइप तो इसको मिल रही है कि देखें इंडिया के अंदर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के मौजूद होते इस तरह वाकया होना। लेकिन ये जिसने भी प्लान किया है या जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड है, देखें आपको याद होगा कि आज से कुछ 25 साल पहले जब बिल क्लिंटन इंडिया आए थे तो उस वक्त भी 25 सिखों का कत्ल किया गया था, तकरीबन 30 सिखों का कत्ल किया गया था। तो ये एक वाकया जो है रेपिटेशन है एक पुराने इंसिडेंट की, उसी अंदाज से किया गया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इसका जो ताल्लुक है वो नई अमेरिकी इंतजामिया के सामने अटेंशन लेना है और पाकिस्तान के बारे में एक इंप्रेशन क्रिएट करना है। ये वैसे ही है कि जैसे कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए जिससे दुनिया के सामने सिंपैथीज में मिले, आप कोई ऐसा कुछ करना चाहें तो वो भी जो है वो जस्टिफाइड हो। सो मुझे लग रहा है कि ये मल्टीपल इससे ऑप्शंस जो है वो अचीव की जा रही हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो पाकिस्तान की तो प्लेट ऑलरेडी फुल है। हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें, बलूचिस्तान में देखें, वहाँ पे हम दहशत जमातों से लड़ रहे हैं, हम इंटरनली ऑक्यूपाइड हैं। पाकिस्तान के अंदर जब इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी बेहतर हो रही है, आपकी इन्फ्लेशन कम है, बाहर से दुनिया इन्वेस्ट करने आ रही है, पाकिस्तान इन गैर ज़रूरी चीज़ों में नहीं घुस सकता। ये ऑन पर्पस है और इसके जो मीनिंग है, जो सिग्निफिकेंस है, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी कि इससे भारत क्या फ़ायदे लेना चाह रहा है और इस फॉल्स फ्लैग से। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान को
केयरफुल रहना होगा, तैयारी करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, सीनियर तजिया खान हमारे साथ मौजूद। पाकिस्तान को बिल्कुल तैयार रहना होगा और सख्त रिस्पांस रद्दअमल जो पाकिस्तान की तरफ से आया है, यकीनन पाकिस्तान को इस पे खामोश नहीं रह सकता। ऑल्दो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है जो काबीना है वो भी खामोश है, लेकिन पाकिस्तान इसके ऊपर अपना जवाब दे रहा है और सख्त रद्दअमल रिकॉर्ड भी करा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गोल्ड प्राइसेस का जो बबल है वो ब्रेक हुआ है। ये सोने की कीमतें पर जा रही थी, लेकिन अचानक से डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो देखने में आया है। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। तेजी से बढ़ती हुई गोल्ड प्राइसेस को अचानक से ब्रेक लग गई है। सोने की मार्केट में एक बड़ी और हैरानकुन तब्दीली देखने को मिली है। अब फी तोला सोना 11,700 रुपये सस्ता होकर 3,63,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 3,52,000 रुपये का हो गया है। सोने की इस कदर बड़ी कमी ने आवाम, सरमायाकारों और ज्वेलरी से वाबस्ता कारोबारी अफराद को हैरत में डाल दिया है। अब हालिया दिनों में जो सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, इसकी बुनियादी वजह ट्रंप इंतजामिया का टैरिफ लगाना था, जिसकी वजह से डॉलर भी गैर महफूज हुआ और दुनिया ने सोने की खरीदारी शुरू कर दी। और जब सोने की तलब में इजाफा होने लगा तो इसकी कीमतों को भी पर लगने लगे। लेकिन अब सोने की कीमतों में कमी की वजह डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ में नरमी और तिजारती टैरिफ में मुमकिना कमी बताई जा रही है। यहाँ तक कि अमरीकी सदर ने चीन के साथ टैरिफ के मामले पर बातचीत करने का इंदिया दिया है। अब इन खबरों के बाद मार्केट में रिलीफ देखने में आया है। जाहिर है अमरीका की गलत पॉलिसीज़ की वजह से गोल्ड की कीमतें सातवें आसमान तक पहुंची। अमरीकी तजारती जंग, डॉलर की गिरती हुई कदर और बॉन्ड्स पर सरमायाकारों के एतमाद में कमी ने आलमी मालियाती मंडी का मंजरनामा बदल कर रख दिया। सरमायाकार अब अमरीकी डॉलर स्टॉक और बॉन्ड्स को गैर मुस्तहकम और गैर महफूज समझ रहे हैं। यही वजह है कि डॉलर जो एक अरसे से आलमी मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता रहा, अब इसकी साख को भी चैलेंजेस का सामना है। कई ममालिक और सरमायाकार डॉलर पर इन्हिसार कम करने के लिए मुतबादिल महफूज असासे तलाश कर रहे हैं और यही वजह थी कि इस दौड़ में सोना एक बार फिर सबसे आगे आ गया। नतीजा ये निकला कि सरमायाकार अमरीकी मालियाती असासों से निकलकर तेजी से सोने में सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे आलमी मंडी में सोने की कीमतें नई बुलंदियों को छू रही हैं और इस वजह से सोने की कीमत 3,492.60 अमरीकी डॉलर फी औंस तक जा पहुंची। यही वजह है कि पाकिस्तान में जनवरी 2025 से अब तक सोने की कीमत में 85,000 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है। सोना खरीदने की दौड़ में सिर्फ आम लोग ही शामिल नहीं, बल्कि बड़े बड़े ममालिक और उनके मरकजी बैंक भी शामिल हैं। ख़ासतौर पर चीन, रूस, भारत, तुर्की और काज़ाकिस्तान जैसे ममालिक ने गुज़श्ता बरसों में अपने सोने के ज़खायर में नुमाया इजाफा किया है। ये ममालिक सोना कर रहे हैं, इसके पीछे कई हिकमतें हैं। मिसाल के तौर पर अमरीकी डॉलर को आलमी मईशत में उजारादारी हासिल है, मगर अब बहुत से ममालिक गलबे से निकलने की कोशिश कर रहा है। सोना एक ऐसा असासा है जो किसी एक मुल्क के कंट्रोल में नहीं है। जब ममालिक डॉलर की बजाय सोना रखते हैं तो वो अपनी मईशत को अमरीकी असर से आज़ाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ जंगों या माशी बहरान में सोना हमेशा काम आता है। जब करेंसी की कदर गिरने लगे, बैंकों पर एतमाद कम हो या अफराते ज़र बढ़ जाए तो सोना एक महफूज पनाहगाह बन जाता है। सोना आज के दौर में सिर्फ जेवरात या सरमायाकारी का जरिया बल्कि आलमी सियासत और मईशत में एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है। किसी मुल्क के माली इस्तेहकाम का पैमाना बनता जा रहा है। जिस मुल्क के पास जितना सोना उतनी ही उसकी माशी खुद मुख्तारी होती है। गोल्ड प्राइसेस के हवाले से ज़ाहिर है ये फ्लेक्सिबल तब होंगी जब ये जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है इसके अंदर को फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी। और अब देखने में यही आ रहा है कि जैसे जैसे कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है ममालिक के माबैन में, तो सोने की प्राइसेस नीचे आ रही है और जैसे ही ये टेंशन्स बढ़ेंगी तो गोल्ड प्राइसेस एक बार फिर ऊपर जा सकती हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। जहेज़ एक ऐसा समाजी मसला है जो हमारी रिवायात का हिस्सा बन चुका है। सदियों से चली आने वाली ये रिवायत माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही है। बज़ाहिर ये रस्म मोहब्बत और तोहफे की बुनियाद पर देखी जाती है, लेकिन अब ये रस्म वालिदैन और लड़की वालों के लिए बोझ बनती जा रही है। जहेज़ की वजह से लड़कियों को ससुराल वालों की जानिब से ताने तो कभी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है और बाज़-औक़ात तलाक जैसे वाक़यात देखने और सुनने को मिलते हैं, जिसके बाद ख़ातीन को अपने जहेज़ के सामान में वापसी में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। पाकिस्तान में ससुरालियों की जानिब से जहेज़ पर कब्जे के वाक़यात एक संगीन समाजी मसला है जो न सिर्फ मुतासरा ख़ानदानों की माली हालत को मुतासर करते हैं बल्कि उनके जहनी और जज्बाती सुकून पर भी मनफी असर डालते हैं। ये मसला आम तौर पर शादी के बाद शुरू होता है, जब लड़की के वालिदैन अपनी बेटी के लिए जहेज़ फराहम करते हैं, लेकिन बाद में ससुराल इस पर कब्जा कर लेता है या उसका नाजायज़ इस्तेमाल करता है। जहेज़ की वापसी के हवाले से पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 406 के तहत कोई शख्स किसी दूसरे की अमानत में ख़यानत करता है तो वो सज़ा का मुस्तहक़ है। इसी तरह अगर जहेज़ में दी गई अशिया वापस ना की जाए या उनका गलत इस्तेमाल हो तो मुतासरा फ़र्द कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
जहेज से मुतालिक एक केस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सदारत में डिवीजन बेंच की जानिब से बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि दुल्हन को दिया गया जहेज और तोहफ़ गैर मशरूत तौर पर उसके ज़ेर कब्ज़ा रहेंगे और इसकी वसूली के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।